गरीब बहू को मिला लग्जरी शिप में घुमाने वाला ससुराल। तेरे सपने भी बिल्कुल अनोखे हैं उर्वशी। भला कौन तुझे पानी के जहाज की सैर कराएगा? ये मत भूल कि तू एक छोटे गांव की लड़की है। ज्यादा हंस मत जानवी। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे कोई एहसान के तौर पे जहाज में सैर कराए? पढ़ लिख कर मैं खुद ही कामयाब होंगी और एक दिन मैं अपने साथ साथ माँ और तुझे भी पानी के जहाज के मजे दिलवाऊंगी। चलो देखते हैं कि वो दिन कब आएगा। बातें करती हुई दोनों सहेलियां गांव के छोटे से कॉलेज से अपने घर लौट रही थीं। वो बातें करती हुई अपने अपने घर पहुंची। उन दोनों के घर पास पास बने हुए थे। माँ, मैं आ गई। अरे तू आ गई बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। पहले हम खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उर्वशी ने हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के साथ खाना खाया और फिर अपनी माँ के पास चली गई। माँ, बाबा कहीं नहीं दिख रहे। कहाँ है बाबा? मैं तुझे तेरे बाबा के बारे में ही बताने वाली थी। उनकी उम्र हो चली है, ऐसे में मजदूरी करना उनके लिए काफी मुश्किल काम है। आज जब तेरे बाबा मजदूरी करने जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गए। क्या? कब? माँ, आपको मुझे बताना चाहिए था। बेटा, मैं तुझे कैसे बताती, तू कॉलेज में थी। वो भगवान की कृपा से वहाँ से कोई गुजर रहा था, वो तुरंत तेरे बाबा को अस्पताल ले गया। जब मुझे खबर लगी तो मैं भी पीछे से अस्पताल गई, लेकिन तेरी वजह से मुझे वापस लौट कर आना पड़ा। अपने बाबा की बात सुनकर उर्वशी को बड़ा झटका लगा। दोनों माँ बेटी मदन को देखने अस्पताल गईं। इसके बाद कुछ दिन गुजरे। उर्वशी अपने पिता को घर ले आई, लेकिन अभी भी मदन की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब उनके पास उसका इलाज करने के पैसे नहीं बचे थे। जब मैं पढ़ाई करके कामयाब हो जाऊंगी तो मैं अपने घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बेटा, तेरे बाबा इतने बीमार हो चुके हैं, ऐसे में तेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? साथ में तेरे बाबा की दवाइयों का खर्चा, जो कि जुड़े हुए पैसों से हो रहा है। हमें माफ कर दे उर्वशी बेटा, लेकिन अब हम तुझे और नहीं बढ़ा पाएंगे। उर्वशी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिन सपनों को उसने बचपन से देखा, उस सपनों तक पहुंचने का अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दिन गुजर रहे थे और अब उर्वशी का कॉलेज जाना पूरी तरह से बंद हो गया। वो घर में ही रहकर अपने माता पिता की सेवा करती, यहाँ तक कि उसने सपने देखने भी छोड़ दिए थे। फिर एक दिन तेज बारिश हुई और घर के सामने सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया। ये देख पड़ोस के कुछ बच्चे उर्वशी के पास पहुंचे। दीदी दीदी देखो ना, आज बाहर कितना सारा पानी भरा हुआ है। क्या आप हमारे लिए कागज की नाव बना दोगी? हाँ दीदी, हमारे लिए नाव बना दो ना। चलो बना देती हूँ। इस पर बच्चे खुशी से उछलने लगे। उर्वशी ने बच्चों को नाव बनाकर दी और बच्चे उन्हें पानी भरे गड्ढों में तैराने लगे। वहीं उर्वशी भी उदास मन लेकर बच्चों के पास ही बैठ गई और पानी में चलती कागज की नाव को देखने लगी। नीला आसमान, ठंडी हवा और एक विशाल समुद्र में चलता हुआ पानी का जहाज, जिसमें मैं और मेरा छोटा सा परिवार, मेरा एक इकलौता सपना भी अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। खुद से बातें करते करते उर्वशी जोर जोर से रोने लगी। बचपन में वो अपनी दादी से समुद्री कहानियां सुना करती थी, जिससे उसके मन में बचपन से ही समुद्र में सैर करने की इच्छा बनी रही। उर्वशी इस बात से बेखबर बैठी हुई रो रही थी कि पीछे से उसकी माँ ने सब कुछ सुन लिया। उर्वशी बेटा, अंदर आकर खाना खा ले। इस पर उर्वशी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और घर के अंदर चली गई। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर खाना खाने लगी। मैंने तेरी बातें सुनी बेटा, और तेरी बातें सुनकर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। कौन सी बात माँ? यह जब की बात है, जब मैं तेरी उम्र की थी। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था निर्मला। हम दोनों सारा सारा दिन एक साथ बिताया करते थे। फिर एक दिन निर्मला के लिए शहर से रिश्ता आया और कुछ ही दिनों में शादी होकर वो शहर चली गई। कुछ दिन बाद उसने मेरे पास एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि उसके ससुराल में उनका एक अपना पानी का जहाज है, जिसमें उसने सैर भी की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने जहाज में उल्टी करने के सिवाय और कुछ नहीं किया, और पूरे सफर में उसकी तबीयत खराब रही। उर्वशी पहली बार अपनी माँ से यह बात सुनी। उसे इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही थी। माँ, आपकी सहेली अब कहाँ रहती है? सालों से उससे कोई बात नहीं हुई। लगता है उसे शहर की हवा इतनी लगी कि वो सब कुछ भूल चुकी है। मालती ने ऐसा कहा ही था कि तभी एक बड़ी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। आखिर इतनी बड़ी गाड़ी कोई ठीक हमारे दरवाजे के आगे कैसे खड़ी कर सकता है? उर्वशी ने इतना बोला ही था कि तभी उस गाड़ी से उसकी माँ की उम्र की एक औरत और एक आदमी निकला, और वो दोनों ही उनके घर की तरफ आ रहे थे। अरे ये कौन है और हमारे दरवाजे पर आकर क्यों खड़े हो गए हैं? कौन है आप लोग और इस तरह हमारे घर की चौखट क्यों घेर कर खड़े हुए हैं?
जैसे मैंने सोचा था, बड़ी हो गई है और बिल्कुल मालती की तरह ही दिखती है। मालती, पहचाना मुझे? उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मालती चौंक गई। वहीं उर्वशी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मालती ने उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखा और तभी, निर्मला, क्या ये तुम हो? तो आखिर तुम मुझे पहचान ही गई। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। इस पर मालती और निर्मला दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए और उर्वशी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले वो जिसकी बात कर रही थी वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई हो। नहीं निर्मला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरी बचपन की इकलौती सहेली हो। मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटी हूँ। काम के चक्कर में पूरे परिवार को विदेश जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। लेकिन मैं यहाँ एक खास वजह से आई हूँ। कैसी खास वजह? मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तो कर दी, लेकिन अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मुझे खबर लगी थी कि तुम्हारी एक बेटी है, तो मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी को देखने के अलावा और कुछ समझ नहीं आया। तुम मुझे गरीब की बेटी को अपने आलीशान महल की बहू बनाना चाहती हो? क्या गरीब की बेटी? मैं भी इसी गांव की रहने वाली लड़की थी और अब मैं इसी गांव से अपनी बहू लेकर जाऊंगी? इस पर मालती ने कुछ समय मांगा और उर्वशी से इस बारे में पूछा। उर्वशी अपने पिता की वजह से शादी के लिए इनकार करने लगी, जिस पर निर्मला ने उसके पिता के इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब जब उसे लगता था कि उसके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे और निर्मला ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया था, तो उर्वशी को शादी के लिए मना करना ठीक नहीं लगा और कुछ ही दिनों में शादी होकर वो निर्मला के घर आ गई। उर्वशी को अमीर ससुराल आए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। क्या चाहा था और क्या मिला? मेरा किसी अमीर ससुराल में आने का कोई सपना नहीं था। मैं तो खुद से पैसे कमाना चाहती थी और साथ ही मेरा इकलौता सपना भी पूरा करना चाहती थी। उर्वशी इस ससुराल में किसी से बोलती भी नहीं, सारा दिन उदासी में अपने कमरे में बैठकर बिता दिया करती। वो खिड़की की मुंडेर पर बैठकर खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहां उसका पति आरव आया। उर्वशी, तुम खिड़की पर क्यों बैठी हो? गिर जाओगी। यहाँ आओ, ध्यान से सुनो। हमारा पूरा परिवार पिकनिक मनाने के लिए बाहर घूमने जा रहा है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम भी चलते हैं। उर्वशी का कहीं भी जाने का मन नहीं था और वो बेदिली तैयार हुई और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ गई। साथ ही पीछे से उसके बाकी परिवार की गाड़ियां भी चल रही थी, जिसमें उसके सास ससुर, नंद, जेठ और जेठानी थे। चलते चलते गाड़ी एक समुद्र के पास आकर ठहर गई, जिसे देखकर उर्वशी की आंखें फट गई। आरव जी, हम घूमने के लिए समुद्र के किनारे क्यों आए हैं? अरे हम समुद्र के किनारे थोड़े ना घूमेंगे, हम तो अपने लग्जरी शिप में बैठकर एक आइलैंड पर जाने वाले हैं। इतना सुनकर उर्वशी को लगा कि वो सपना देख रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। हाँ, हम अक्सर वहां जाते रहते हैं। हमारे अपने कई जहाज हैं। और हाँ, शादी से पहले मालती माँ जी ने मुझे बताया था कि जहाज की सैर करने का तुम्हारा बचपन से सपना रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारा सपना पूरा कर पाऊंगा। इस पर उर्वशी की आंखें भर आईं। कुछ ही देर में पूरा परिवार जहाज के पास पहुंच गया। हे भगवान, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी सिर्फ सपना ही देख रही हूँ? तेरी मोह माया भी बिल्कुल निराली है। उर्वशी सभी के साथ साथ जहाज को निहारती हुई उस पर चढ़ी। तो उर्वशी, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये लग्जरी शिप? सच बताऊं तो ये मुझे बिल्कुल एक मंदिर की तरह महसूस हो रहा है, जिस पर अपनी चप्पल लेकर चलना पाप लग रहा है और इसके सफेद दमकते फर्श पर माथा टेकने का मन कर रहा है। अरे लगता है उर्वशी तुम जहाज पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो। इसके बाद जहाज चलना शुरू हुआ। आरव ने उर्वशी को जहाज की सारी चीजें दिखाई। देखो उर्वशी, यहाँ पर स्लीपिंग रूम है जहां हम सब आराम से सो सकते हैं, और यहाँ टॉयलेट बाथरूम भी है, और ये किचन भी है, और ये देखो यहाँ बेसमेंट में हम सामान रख सकते हैं। ये जहाज सच में बहुत सुंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जहाज में इतना कुछ हो सकता है। तभी तो लग्जरी फैमिली शिप है उर्वशी, वरना आम पानी के जहाज में उतना सामान और सजावट नहीं होती। अब तुम्हें हमारे स्टैंडर्ड का पता चल रहा होगा। हाँ भाभी, अगर आप हमारे घर बहू बनकर नहीं आती तो आपको घंटा भी ये सब चीजें नसीब नहीं होती। इस सब के लिए आपको हमारा एहसान मानना चाहिए। ये तुम अपनी नई भाभी से किस तरह से बातें कर रही हो अंशिका? और भाभी, कम से कम आप तो अपने ओहदे और उम्र का लिहाज कीजिए। आपको ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या? आरव की बात अंशिका और भूमिका के मुंह पर तमाचे की तरह लगी। उन दोनों को वहीं खड़ा छोड़कर आरव उर्वशी का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। ये देखो उर्वशी, ये है हमारी शिप की छत।
देखो यहाँ कितनी तेज हवा लग रही है और साथ ही यहाँ से पूरा समंदर दिखाई दे रहा है। आरव जी, मेरा हाथ पकड़ लीजिए वरना मैं गिर जाऊंगी। आरव ने उर्वशी को संभाला और फिर उसे अच्छे से सारा नजारा दिखाया। जहाँ सूरज डूब रहा था, समुद्र से छोटी छोटी लहरें उठ रही थी और ठंडी हवा उनके बालों को सहलाकर उन्हें सुकून दे रही थी। मानो मेरा सपना मेरी आंखों से सीधा उतरकर हकीकत में बदल गया है। कल तक तो लगता था कि मैं कभी ये नजारा नहीं देख पाऊंगी और आज ये असलियत बनकर मेरे सामने खड़ा है। लगता है तुम्हें नेचर बहुत पसंद है उर्वशी। आरव जी, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने मुझे क्या दिया है। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं बल्कि मेरी खुशियाँ थी जो अभी तक मुझे नहीं मिली। एक पल के लिए जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं पूरी तरह से टूट गई थी। आरव को एहसास हुआ कि किस तरह इस सब से उर्वशी के दिल की भावनाएं जुड़ी हुई थी। थोड़ी देर छत का मजा लेने के बाद वो सभी नीचे आ गए, जहां सभी ने जॉइंट डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। उर्वशी, ये सब तुम्हें पसंद आया कि नहीं? पता है, जब मैंने पहली बार जहाज में सफर किया था तो मुझे उल्टियां हुई थी, लेकिन अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। हाँ माँ जी, ये बात आपने ये माँ को चिट्ठी में लिखकर भेजा था। माँ ने मुझे ये बात बताई थी। अरे ये मालती भी ना, शुरू से इसके पेट में कोई बात नहीं रुकती। वैसे उर्वशी बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? हमें पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं थी, फिर मालती ने हमें तुम्हारे सपने के बारे में बताया और देखो इत्तेफाक से तुम्हें जहाज में सैर करने का शौकीन ससुराल मिला है। तो माँ ने मेरे ससुराल वालों को ये बात बताई। दोनों सास बहू की कुछ ज्यादा ही अच्छी पट रही है। आज तक मुझसे तो माँ जी ने कभी इतने प्यार से बात नहीं की। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया, लेकिन जहाज पूरी तरह से रोशन था। सभी अपने अपने कमरों में थे, जहां उर्वशी अकेली छत पर बैठी हुई आसमान को निहार रही थी। अरे भूमिका बहू, उर्वशी बहू कहाँ है? मुझे क्या पता होगा माँ जी, मैं तो अपने कमरे में हूँ। उर्वशी बहू अपने कमरे में भी नहीं है, टॉयलेट बाथरूम में भी नहीं है। आखिर ये गई तो गई कहाँ? अरे कहीं मेरी बहू पानी में तो नहीं गिर गई? अरे आरव, अंशिका, देखो ना बहू कहाँ गई? अरे भूमिका। निर्मला के चिल्लाने की आवाजें सुनकर सभी दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरी बहू पानी में गिर गई, तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? ऐसा नहीं हो सकता। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे बहू पानी में से बोल रही है क्या? मैं यहाँ हूँ, जहाज की छत पर। अरे कोई भूतनी है क्या जो इतने अंधेरे समुद्र में भी जहाज की छत पर बैठी है? माँ आप तो कह रही थी कि भाभी पानी में गिर गई, फिर ये छत पर कहां से आई? अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये सच में एक भूतनी है। अरे बुद्धू, माँ को ऐसा लगा होगा इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप सभी ऊपर आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सभी उर्वशी के कहने पर ऊपर गए। बहू तुझे कोई दिक्कत हो रही है क्या? तू यहाँ अंधेरे में छत पर क्यों आकर बैठ गई है? माँ जी, खाना खाने के बाद मेरा जी मिचला रहा था तो मैं ठंडी हवा खाने ऊपर चली आई। नीचे भी तो ठंडी हवा लग रही है ना, जहाज के नीचे वाली मंजिल भी आगे से खुली हुई है, तो फिर ऊपर ही आने की क्या जरूरत थी? हाँ, पूरे घर को परेशान कर दिया। माफ कर दीजिए भाभी, असल में आप समुद्र को देखेंगी तो सिर्फ अंधेरा है, लेकिन जरा ऊपर नजर उठाइए, ये नजारा आपको नीचे से देखने को नहीं मिलेगा। उर्वशी के कहते ही सबने आसमान की तरफ देखा, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, मानो जैसे आसमान पर हीरे मोती बिखर गए हो। वाह, यहाँ से तो आसमान कितना साफ दिख रहा है, एक एक तारे की चमक उभर कर आ रही है। क्योंकि ये समंदर है, इसलिए प्रदूषण ना होने की वजह से आसमान बिल्कुल साफ है। तेरी वजह से हमें ये नजारा देखने को मिला बहू, और अच्छा है कि तू ऊपर आ गई, नहीं तो तू भी मेरी तरह उल्टियां करके समुद्र के पानी को गंदा कर देती। इस पर सभी हंसने लगे। कुछ देर जहाज की छत पर समय बिताने के बाद सभी नीचे आकर सो गए। अगले दिन सुबह सभी आइलैंड पर पहुंचे। वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह भी धरती पर मौजूद होगी। ये जंगल कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है, और हमारे अलावा तो यहाँ कई सारे लोग भी मौजूद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आइलैंड पर लोग अक्सर घूमने आते रहते हैं। चलो अंदर चल के मैं तुम्हें कुछ और नई चीजें दिखाता हूँ। इसके बाद पूरे परिवार नए आइलैंड पर खूब मजे किए। उन्होंने मछली पकड़ी, मैट बिछाकर खाना खाया और साथ ही बड़ी छतरियां लगाकर ठंडी हवा का मजा लिया। शाम होने पर उन्होंने आग जलाई और उसके पास गोल घेरा बनाकर बैठ गए, और एक तरफ आरव और उनका बड़ा भाई उनके लिए वेज कबाब बना रहे थे। यहाँ बैठकर बे कू करने का मजा ही कुछ और है। उसे बीबी क्यों कहते हैं माँ? तो चुप रह, आई बड़ी पढ़ी लिखी मुझे समझाने वाली। अरे माँ जी, सिर्फ आपको सही नाम ही तो बताए, इसमें इतना गुस्सा करने जैसा क्या है?
सभी हंसते गाते आग के पास बैठकर तरह तरह के खाने का मजा ले रहे थे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, अभी के लिए इतना घूमना काफी है। हाँ, अब हम चलते हैं, हमने बहुत मजा कर लिया, अब घर जाकर काम देखेंगे। इसके बाद सभी वापस जहाज में आकर बैठ गए और जहाज चलना शुरू हो गया। अंधेरा होने वाला था। उनके जहाज के साथ साथ कुछ दूरी पर और भी जहाज चल रहे थे। उर्वशी के सभी ससुराल वाले अपने अपने कमरे में बैठे हुए थे कि तभी माँ, क्या ये मुझे ही लग रहा है या फिर जहाज सच में झूले की तरह झूल रहा है? तेरे दिमाग में कभी गहरी चोट लगी थी क्या, जो अभी तक तू ऐसी बातें करती है? भला पानी का जहाज भी कोई झूला है जो झूलेगा? निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी चलते चलते ही जहाज को एक झटका लगा, जिस पर सभी घबरा गए। आरव ने जल्दी से बाहर निकलकर देखा तो बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण समंदर में बड़ी लहरें उठने लगी। हे भगवान, कहीं समुद्री तूफान न आ जाए, इससे तो अच्छे अच्छे जहाज रास्ता भटक जाते हैं या फिर डूब जाते हैं। आरव देख ही रहा था कि अचानक बारिश भी शुरू हो गई। इस पर सभी घर वाले बाहर की तरफ आ गए। तेज हवा के थपेड़े पड़ रहे थे और जहाज बड़ी बड़ी पानी की लहरों पर उल्टा सीधा चल रहा था और हवा अब आंधी में बदल चुकी थी। हे भगवान, क्या आज इस तूफान का आना जरूरी था? हे भगवान जी, हमें सुरक्षित हमारे घर पहुंचा दो। मैं कैप्टन से कहता हूँ कि जहाज को थोड़ा तेज चलाएं ताकि हम जल्दी से घर की तरफ बढ़ सकें। आरव जल्दी से कैप्टन के पास गया, जहाँ कैप्टन ने उसे बताया कि जहाज पहले से ही फुल स्पीड में चल रहा था, लेकिन लहरों की वजह से उसका बैलेंस ठीक नहीं बन पा रहा है और साथ ही कैप्टन को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। आरव ये सब सुनकर बहुत घबरा गया। वो वापस अपने परिवार के पास चला गया। आरव जी, कैप्टन क्या बोल रहे हैं? हम कितनी देर में घर पहुंच जाएंगे? आरव इस पर कोई जवाब नहीं दे सका, जिसकी वजह से पूरा परिवार और भी घबरा गया। अब लहरें इतनी तेज उठने लगी कि पानी जहाज के अंदर आ रहा था। अरे सभी अंदर चलो, हमारा यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है। विजेंद्र के कहने पर सभी एक कमरे में चले गए। शीशे की खिड़की से बाहर का सारा मंजर दिख रहा था। उर्वशी अपने हाथों में दुर्गा माँ की छोटी सी मूर्ति लिए बैठी थी और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। मम्मी जी, कितनी बड़ी बड़ी पानी की लहरें हमारे जहाज से टकरा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, सब उर्वशी की वजह से हो रहा है। आज से पहले कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वहीं उर्वशी अपने पूरे मन से प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरें कम हो गईं और आसमान से एक सूरज की किरण निकल आई। ये देख सभी घर वालों को जान में जान आ गई। सभी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सभी सही सलामत घर लौट आए। घर आकर उर्वशी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसका ये पानी के जहाज का चुनौतियों से भरा सफर काफी दिलचस्प रहा।